हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं और अब दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार विजिट करें। तो आज के लेक्चर में हम एमसी के बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ मल्टी कोलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे, फिर आपका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या आंसर हो सकते थे। ठीक है, तो ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका देखिए अगस्त 2024 में ही आया, जो अभी रिसेंट आपका री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका कॉन्सिक्वेंसेस से आपका एक क्वेश्चन बना है एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। आप देखिए एक फ्रेम, जो लैंग्वेज फ्रेम करी गई है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी करी गई है। डिफ़िकल्ट समझने में नहीं, डिफ़िकल्ट आपका आंसर फाइंड करने में। तो देखिए एस्टिमेशन करना आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट का इन प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट एमसी, जो एक टू टाइप की होती है, एक परफेक्ट होती है, एक हाई बट नॉट परफेक्ट होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी है। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके पहले वो प्लीज़ देखें। तो उसका रिजल्ट क्या होगा इनमें से, इन ऑल। तो हमें क्या है, इसमें आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप यही देखोगे कि इसमें से क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट इसके आगे देखिए ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट, मतलब कि इनमें से कौन से कॉन्सिक्वेंस नहीं है। सो ये एक वर्ड ने आपका क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। सो इस टाइप के क्वेश्चन अब फ्रेम हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप पेपर देने जाओगे तब। ठीक है, सो आपका ऑप्शन है, आपकी हाई सी आई क्या है, डेट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका हाई हो जाएगा। एस्टीमेट क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट निकल के आएंगे, या फिर आर स्क्वायर डेट इज़ गुडनेस ऑफ इट हाई हो जाएगा, या फिर आपके एस्टीमेट ब्लू रहेंगे या नहीं। इनमें से आपको बताने इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट बताना था, बट क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम करा है कि आप करेक्ट वाला ढूंढोगे। सो एक ये आपका जून 2023 में आया है इस टॉपिक से क्वेश्चन। आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है एंड आपके यहाँ पे ये देखिए टेस्ट है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट है। आपको बताना है एमसी के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, टेस्ट के बारे में कल पढ़ेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे इसलिए। ठीक है, फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन दिसंबर 2023 में आया है, जून 2023 में। जून 2023 से आपके 2 क्वेश्चंस बने एमसी से ही। तो इसमें देखिए आपको नॉट सिम्टम ऑफ एमसी, एमसी का क्या सिम्टम नहीं है ये बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ओवरऑल पूरे टॉपिक में से पूछा गया है, डेट इज़ आपके टेस्ट के बारे में भी पूछा गया है एंड यहाँ से आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज होगी तो ही आप क्या है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या है कल ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका देखिए दिसंबर 2022 में आया है, जो कि पूरा कॉन्सिक्वेंसेस से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जो कि आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है। तो इसमें आपको पूछे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या आर स्क्वायर ओवरऑल, जिसको हम मेजर ऑफ गुडनेस फिट बोलते हैं, वो हाई हो जाएगा, या फिर आपके एस्टिमेट क्या है, ब्लू नहीं होंगे, या फिर ओएलएस एस्टीमेट का स्मॉल वेरिएंस होगा और कोवेरिएंस होगा। टी रेशियो क्या हो जाएगी, 1 और मोर कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट निकल के आ जाएंगे अगर टी रेशियो के। एंड OLS estimation and their standard error can be sensitive to small changes in the data। तो आपको बताना है इनमें से आपके कौन से ऑप्शन क्या है करेक्ट वाले आपसे पूछे गए हैं। तो आइए पहले क्या है डिटेल में कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन के बाद क्या है इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, दोनों के आंसर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के पहले मैं बता देती हूँ एमसी क्या होती है। एमसी अकर्स व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन मॉडल आर हाईली कोरिलेटेड। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके रिग्रेशन मॉडल में आपस में ही कोरिलेटेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से एमसी आ जाती है आपके मॉडल में, डैट इज़ मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके आपके क्या इशू आ जाता है एमसी प्रेजेंट होने से, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं एक बता दूँ, एक क्वेश्चन और था जिसमें आपका ऐसे ही अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दे रखा था। यहाँ पे एक लिस्ट 1 थी, लिस्ट 2 एंड यहाँ पे आपके एमसी दे रखी थी एंड इनमें से कोई
4 ऑप्शन में से आपका ये था कि एक्सप्लेनेटरी कोरिलेशन अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल करके एक ऑप्शन था, तो आपको मैच करना था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एमसी में क्या होता है। आप इससे याद रख लीजिए, एमसी दैट इज मल्टीकोलिनिटी, और इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में कोरिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप किससे आपका निमोनिक्स बना सकते हो, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, तो आई एम से आप कर सकते हो। आई एम फॉर इम्पॉर्टेंट, अगर आई आया और एम आया तो आप देख लीजिए मल्टी कोलिनिटी है, तो आई से आप कर सकते हो। डेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी आप टर्म हैं इनको याद रख लिए, किसी भी टर्म से बारे में पूछा जा सकता है। इसकी वजह से आपका क्या है, थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा याद करना, क्योंकि आगे आगे जो भी वॉयलेशन आएंगे उसमें किसी में किसी का कोरिलेशन पाया जाएगा, किसी में किसी का कोरिलेशन, तो वहाँ से थोड़ा सा आप फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि कौन से वाले में क्या कोरिलेशन था। ठीक है, तो इसलिए निमोनिक्स आप बना के, ये वाला सही नहीं लगा, जो आपको ठीक लगे आप अपना वाला भी बना सकते हैं। तो ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि अगर एमसी है आपके मॉडल में, तो जो ओएलएस के एस्टीमेट हैं वो ब्लू ही रहेंगे। डेट इज उसकी ब्लू प्रॉपर्टी वो अपनी लूज नहीं करता, वो बेस्ट रहते हैं, लीनियर रहते हैं और अनबायस एस्टिमेटर रहते हैं स्टिल एमसी होने के बाद। बट कुछ और क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ जाते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आप जो एस्टिमेट कर रहे हो वो अनबायस रहेंगे स्टिल, बट डिफ़िकल्ट हो जाएंगे फाइंड करने। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन था हमारा, देखिए कि एस्टिमेट आर ऑल ब्लू, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि अगर आपकी परफेक्ट है या फिर हाई बट नॉट परफेक्ट है, फिर भी आपके एस्टिमेट क्या रहेंगे, ब्लू ही रहेंगे। तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट ठीक थी, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ से गलत वाला निकाल के लाना था। ठीक है, एंड इस वाले में भी देखिए, इसमें नॉट ब्लू दे रखा है, मतलब कि आपके एस्टिमेट ब्लू नहीं है, बट ये वाला यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, आपके एस्टिमेट क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। इसलिए अगर हम बी को यहाँ से एलिमिनेट करें, बी इसमें है, बी इसमें है एंड बी इसी में है, तो इसी की वजह से आपका आंसर ए डी ही निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर 3 यहाँ से निकल के आ चुका है। आपको सिर्फ इतना पता होता कि अगर इसमें आपके एस्टिमेट्स ब्लू रहते हैं स्टिल, उसी से आपका आंसर ये सॉल्व हो गया, अगर आपने प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस डिटेल में नहीं पढ़े तो भी। बट इन 2022 में सिर्फ अगर अगस्त वाला देखें तो आपको यहाँ से आपको तीनों चारों के बारे में पता होगा, जब ये आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, आपका वेरिएंस और कोवेरिएंस लार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि ऑल दो एस्टिमेटर्स क्या है, अनबायस्ड हैं, एफिशिएंट हैं, बट एमसी क्या कर रहा है, आपका वेरिएंस इन्फ्लेट कर रहा है। इन्फ्लेट मतलब कि इंक्रीज कर दे रहा है, वेरिएंस के साथ साथ कोवेरिएंस भी इंक्रीज कर देता है। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मॉडल पे, इट मेक इट डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द कोफिशिएंट प्रिसाइजली, आपके कोफिशिएंट को एस्टिमेट करने में ये क्या कर देगा, डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ा देगा, डिफ़िकल्टी को इन्वॉल्व कर देगा। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करते हैं आपको क्या है, आपके पास एक टारगेट है जिसको आपको हिट करना है, बट आपको हैंड से करना है, बट एक कंडीशन है कि शेकी हैंड से, कांपते हुए हाथों से करना है। आप अपना अभी हाथ उठाइए, आप एक टारगेट बनाइए, उसको आप सीधे हाथ से करिए और एक शेकी हैंड से करिए। तो जब आप शेकी हैंड से करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाई वेरिएंस है। शेकी हैंड्स क्या है यहाँ पे, अगर रिग्रेशन मॉडल की टर्म में देखें तो ये हाई वेरिएंस निकल के आ रहा है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा होगी टू हिट द टारगेट। तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी ही क्या है, आपकी वेरिएंस की वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या है, एक टर्म आई है अनबायस्ड एंड एक आपका वेरिएंस आया है, तो इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर अनबायस्ड है, वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है, तो अनबायस्ड कैसे रहेंगे। तो अनबायस्ड ऐसे रहेंगे, डेफिनेशन एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड। अनबायस का मतलब क्या है कि अगर आप एवरेज ले रहे हो अपने ट्रू पैरामीटर्स का, एवरेज मतलब कि मीन किस चीज़ के, सैंपल निकाल रहे हो, सैंपल के एस्टिमेट कंप्यूट कर रहे हो, और सैंपल आपके क्या है, अलग अलग सैंपल, जैसे आपने क्या है 10 सैंपल लिए। ठीक है,
10 सैंपल का आपने क्या है मीन निकाला हर सैंपल का, फिर इन जो 10 सैंपल का आपने मीन निकाला है ना, इसका भी आपने एवरेज कर दिया। सो ये एवरेज क्या आएगा, एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, अनबायसनेस बोलते हैं। तो एवरेज यहाँ पे क्या आपका शो करेगा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को शो करेगा। एंड वेरिएंस क्या है, वेरिएंस आपका क्या है, स्प्रेड होता है किसी भी चीज़ का। आपके पास डाटा है तो डाटा आपका कितनी दूर तक स्प्रेड है, और ये क्या बताता है आपका सटीकता कि कहाँ तक है स्प्रेड। ठीक है, तो इसलिए आपका अनबायसनेस एंड वेरिएंस में आपका कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा नहीं पूरा ही डिफरेंस है। तो इसको आप एक ऐसे मत करिए, अनबायस्ड वेरिएंस की वजह से कैसे अनबायस्ड रह पा रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेट निकलेंगे, बट उन एक्यूरेट एस्टिमेटर को निकालने में आपको क्या है, डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इससे क्या, फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट यही था कि हमारा वेरिएंस एंड कोवेरिएंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया अगर एमसी प्रेजेंट है किसी मॉडल में। सेकंड है कि वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कि आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ का कि इसका आंसर यही हो जाएगा, बट आपका अगर कॉन्फिडेंस है कि आपका ये ही पॉइंट है, सपोज एक टारगेट हिट करना, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको ये ही हिट करना है, एंड एक आपका एक कॉन्फिडेंस निकल के आया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हिट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ड्यू टू लार्ज वेरिएंस, लार्ज वेरिएंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो गया, वाइडर हो गया। मीन्स कोफिशिएंट को निकालने की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वाइडर हो गई। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल होने की वजह से मीन वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल की वजह से क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी अबाउट द ट्रू वैल्यू ऑफ द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। सो दिस लीड्स टू एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस द कोफिशिएंट इज ज़ीरो। मतलब कि वाइडर कोफिशिएंट इंटरवल होने की वजह से नल हाइपोथेसिस आप क्या है, ज़ीरो भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो, चाहे वो ट्रू है या फिर नहीं है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा टेक्निकली। तो ये आपका एक एग्जांपल है। इमेजिन करो आपको क्या है, एक गैस करना, आपके पास एक केक है, उसका वेट आपके पास, आपको गैस करना है। उसको वेट करने के लिए आपके पास एक स्केल है, बट वो आपके सटीक वैल्यू नहीं बता रहा। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक स्केल है, यहाँ पे आपने केक रख दिया, एंड ये आपका यहाँ पे वेट रख दिया, ये आपका हिलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, रेंज दे देता है। तो ये रेंज जो दे रहा है, ये क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से आप क्या है, मेजर कर पा रहे हो। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ना दे के ही आपको रेंज दे रहा है। अगर जितना आपके पास प्रिसाइज स्केल होगा, जितना छोटा स्केल होगा, नैरो स्केल होगा, वो नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो करेगा। एंड वहाँ पे आपके चांसेस क्या होंगे, आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आपकी पता लग सके। जैसे कि इस एग्जांपल में, इफ स्केल सेज दैट द केक वेट्स बिटवीन 1.9 kg एंड 2.1 kg। ठीक है, एक रेंज बता दी है स्केल ने, जब आपने केक रखा स्केल के ऊपर तो उसने रेंज बता दी कि 1.9 और 2.1 kg के बीच में वेट है। तो वहाँ से आप क्या है, एक आपने अनुमान लगा लिया, ठीक है, लगभग 2 किलो के आसपास ही है। तो यहाँ पे आप क्या है, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ 2 किलो है। बट अगर वही रेंज आपकी 1 से 3 के बीच में बता देता वो स्केल, तो यहाँ से आपके लिए क्या हो जाता, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती कि एक्चुअल में ट्रू वेट क्या है। ये आपका 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, एंड 3 भी हो सकता था। यहाँ पे आपका देखिए 2 ही निकल के आ रहा है मिड वैल्यू। तो यहाँ से प्रिसाइज स्केल की वजह से आपके क्या है, वैल्यू सटीक निकल सकती है। एंड यहाँ पे अगर वाइड स्केल हो गया तो आपकी डिफ़िकल्टी पैदा हो जाएगी ट्रू वैल्यू को निकालना। ठीक है, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करें, इसको सेम चीज़ को रिग्रेशन कोफिशिएंट में अप्लाई करें तो क्या होगा। सपोज रिग्रेशन एनालिसिस जो आपको एनालिसिस करना था, वो आपको जैसे कि वेट नापना था केक का, ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस बन गया। इज लाइक द ट्रू वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट। सो यहाँ पे स्केल क्या हो गया, आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल हो गया जिससे आप मेजर कर रहे हो, और रेंज क्या होगी, जो आपको बता पा रहा है
रिजल्ट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। जितना कम कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतनी आप क्या हो यहाँ पे होगी, ये कॉन्फिडेंट हो गए। एंड जितना ज़्यादा वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतना ही आप क्या है अनसर्टेनिटी हो जाएगी आपको ट्रू वैल्यू पता करने में। ठीक है, ऐसे ही एक लाइन पढ़ी थी हमने आपकी क्या है, दिस ऑफन लीड्स टू एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, नल हाइपोथेसिस पे क्या आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो नल हाइपोथेसिस मतलब कि आपने अज्यूम कर लिया नल हाइपोथेसिस। नल ये हाइपोथेसिस आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, इसमें मीन्स आप अनुमान लगाते हो जिसको आपको सॉल्व करना है या फिर आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने क्या है अज्यूम कर लिया कि कोफिशिएंट स्टेट्स दैट द कोफिशिएंट आपकी ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब कि कोई भी वेरिएबल पे हैव नो इफेक्ट, किसी भी चीज़ का वेरिएबल पे अफेक्ट नहीं बन रहा। ये आपने एक स्टेटमेंट बना ली। तो नैरो इंटरवल की वजह से मीन्स अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो है तो इसका क्या रेंज क्या है, रेंज क्या आएगी, रेंज आपकी इंक्लूड नहीं करेगी ज़ीरो को। ठीक है, नैरो की वजह से। तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, आपने एक यहाँ पे स्टेटमेंट बनी है कि कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो है। फिर आपने मेज़र करा है, मेज़र करके आपका एक इंटरवल निकल के आया और उसमें आपके इंटरवल रेंज में आपका ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। एंड ज़ीरो इंक्लूड नहीं होने की वजह से आप कॉन्फिडेंट हो और आपने रिजेक्ट कर दी वहाँ पर नल हाइपोथेसिस। फिर दूसरा केस है, अगर वाइडर इंटरवल निकल के आ जाता, वाइडर इंटरवल निकलने के बाद आपका ऐसा रेंज आता कि उसमें इंक्लूड कर पा रहा है ज़ीरो को। ठीक है, इतना वाइड इंटरवल आ गया कि ज़ीरो भी ऐड है, तो यहाँ पे आपके लिए हार्ड हो जाएगा रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को। इसलिए आप क्या है यहाँ पे इवन आप क्या है रेडी हो जाओगे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे ट्रू वैल्यू आपकी ज़ीरो है या फिर नहीं है। तो at last, wider confidence interval means more uncertainty about the coefficients to values। वाइड इंटरवल आपका क्या है यहाँ पे शो कर देता है, अनसर्टेनिटी को पैदा कर देता है कोफिशिएंट की ट्रू वैल्यू को बताने में। दिस इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी मेक इट इजियर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस इवन इट नॉट एक्चुअली ट्रू। तो हमने ज़ीरो वाले हाइपोथेसिस से समझा था चाहे वो ट्रू है नहीं है, पर बट वाइड इंटरवल से क्या हो रहा है, हम क्या है उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं फिर भी। ठीक है, इट्स लाइक हैविंग एन इम्प्रिसाइज स्केल एंड मेक इट हार्डर टू बी श्योर अबाउट द केक वेट। सो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड स्टेट, ये आपका सेकंड कंडीशन थी आपकी, कॉन्सिक्वेंस था कि फर्स्ट आपका वेरिएंस लार्ज हो रहा था एंड कोवेरियंस लार्ज हो रहा था। सेकंड वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल हो रहा था एंड दोनों की वजह से आप क्या है यहाँ पे डिफ़िकल्टी पैदा हो रही थी कि कोफिशिएंट को एस्टिमेट करने में डिफ़िकल्टी पैदा हो रही थी। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस पे जाते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है आपका, इनसिग्निफिकेंट टी रेशियो। ये एक और टेस्ट है जिससे हम एमसी को डिटेक्ट करते हैं। तो इनसिग्निफिकेंट टी रेशियो का मतलब क्या होता है, टी रेशियो इज यूज टू टेस्ट इफ़ अ कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, कि आपका कोफिशिएंट जो आपको एस्टिमेट करना है वो ज़ीरो से डिफरेंट है या फिर नहीं है। अगर एमसी प्रेजेंट है आपके मॉडल में तो वो आपके स्टैंडर्ड एरर को इंक्रीज कर देगी एंड स्टैंडर्ड एरर के इंक्रीज होने की वजह से टी रेशियो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ठीक है, एंड इम्पैक्ट क्या होगा, लोअर टी रेशियो आपका क्या इम्पैक्ट करेगा, मोर लाइकली दैट द कोफिशिएंट विल बी स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। जो भी आपका कोफिशिएंट है वो आपका शो करेगा कि वो इनसिग्निफिकेंट है, चाहे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर है या फिर नहीं है, चाहे इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने के बाद भी अगर एमसी में आपका स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रेडिक्टर को शो करेगा वो आपका इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है तो आप उसे क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं अगेन। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू डेटरमाइन इफ़ अ न्यू, आपने क्या है एक न्यू फर्टिलाइज़र लेके आए हो, आपको देखना है इसका इफेक्ट आपके प्लांट पे क्या पड़ रहा है, क्या वो ग्रो कर पा रहा है क्या वो ग्रो कर पा रहा है फर्टिलाइज़र की मदद से या फिर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बिफोर और आफ्टर देखोगे और आप मेज़र करोगे प्लांट को कि विद और विदाउट फर्टिलाइज़र से क्या हो रहा है, और आप मेज़र करना चाहोगे कि फर्टिलाइज़र का क्या इफेक्ट पड़ा है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ा है या फिर नहीं पड़ा।
तो यहाँ पे टी रेशियो क्या होगी, टी रेशियो होगी मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग द एविडेंट इज दैट फर्टिलाइजर मेक अ डिफरेंस, कि फर्टिलाइजर की वजह से क्या आपका डिफरेंस निकल के आया, उसको मेजर करना। मेजर कैसे करोगे आप, टी रेशियो निकाल के। तो अगर आपकी टी रेशियो हाई होगी, टी रेशियो हाई का मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंट है, एंड लो टी रेशियो होगी तो वीक एविडेंट है, ठीक है। अगर एमसी आपके मॉडल में है तो टी रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हेन यू हैव एमसी सो हाई कोरिलेशन की वजह से हाई कोरिलेशन होगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर आपका इंक्रीज हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट्स, एंड ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से नॉइस ऐड हो जाएगी आपके मेजरमेंट में। और अगर आपकी नॉइस ऐड हो जाएगी तो आपका क्या है, अगर नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगी तो लो टी रेशो हो जाएगा, एंड नॉइज़ आपकी कम होगी तो हाई टी रेशो होगा। जैसे कि नॉइज़ कैसे, आपने एक प्लांट लगाया, फर्टिलाइज़र की मतलब आपको देखना है बिफोर और आफ्टर ऑफ फर्टिलाइज़र का इफेक्ट, ठीक है। बट आप क्या है, प्लांट की ग्रोथ को मेज़र कर रहे हो एक विंडो से, एंड विंडो और आपके प्लांट के बीच में क्या है, फॉग आ रही है। तो फॉग की वजह से यहाँ पे आपको क्या है, डिफ़िकल्टी पैदा होगी मेज़र करने में। सो ये जो फॉग होगी ये आपकी नॉइस टर्म हो गई है। तो अगर बहुत ज़्यादा फॉग होगी तो आपको क्या है, डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपकी कम फॉग होगी मीन्स आपका नॉइज़ यहाँ पे कम है, एंड कम फॉग की वजह से आप क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा आपके पास, एंड ज़्यादा फॉग होने की वजह से क्या हो जाएगा, वीक एविडेंस हो जाएगा। सो वीक एविडेंस आपका क्या शो करेगा कि फर्टिलाइज़र का कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा, चाहे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, उसका कोई इफेक्ट पड़ा है चाहे नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ नॉइज टर्म वो आपका टी रेशियो को लो कर देगा। एंड हाई टी रेशियो कब होगी, जब आपका नॉइस क्या है, कम होगी। जैसे कि एग्जांपल में आपका फॉग कम था तो आप क्या है, क्लियरली देख पा रहे थे कि प्लांट में ग्रोथ हुई है फर्टिलाइजर की मदद से, ठीक है। तो समरी में ये कि लोअर टी रेशियो क्या कर रहा है, हाई स्टैंडर्ड एरर कर रहा है एमसी में, एंड इट्स मोर लाइकली दैट यू विल कंडक्ट अ प्रेडिक्टर इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर टी रेशियो कम है तो आपके प्रेडिक्टर क्या शो करेगा कि वो नॉट सिग्निफिकेंट है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो या फिर ना हो, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था कि टी रेशियो आपके यहाँ से इनसिग्निफिकेंट शो करेगी एंड मेनली लोअर कर देगी। अगर एमसी प्रेजेंट होगी तो टी रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ पे चलते, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एंड अगर एमसी है तो हाई आर स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इनसिग्निफिकेंट कोफिशिएंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट हमने लास्ट में देखा था जब हमने गुडनेस ऑफ फिट वाला करा था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करा था, कि जितना अगर कोई भी मॉडल में कोरिलेशन पैदा एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल में कोरिलेशन है तो वो हमेशा क्या ही शो करेगा, आपका हाई आर स्क्वायर ही शो करेगा। एंड हाई आर स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा कि कोई भी कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट है तो भी वो उसको क्या हो बताएगा, गुडनेस ऑफ फिट ही बताएगा। जैसे कि ये आपका एक इंग्रेडिएंट है और आपको एक केक बनाना है, ठीक है। आप ये आपका जैसे कि शुगर है एंड ये ब्राउन शुगर है, आपने क्या है दोनों केक में डाल दी, तो आपके लिए इतना ब्राउन शुगर शायद आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट ना होती, बट क्या है ये आपस में इतनी कोरिलेटेड है कि आपने ये भी डाल दिया एंड केक क्या है, अच्छा बन गया। एंड अच्छे बनने की वजह से आपको लगा कि आपने शुगर, ब्राउन शुगर भी डाली, इसलिए ही आपका ये क्या है, केक इतना अच्छा बना है। तो ये आपके क्या शो कर रहा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट ना हो के भी इसको इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है, बिकॉज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका हाई आर स्क्वायर को शो करेगा। हाई आर स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट कोफिशिएंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आपको प्रेडिक्ट करनी है किस किस बेस पे, जैसे कि कितने घंटे पढ़ा है, उसकी कितनी अटेंडेंस है, एंड पार्टिसिपेशन कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो ये चीज़ें आपस में क्या होती हैं, आपस में कोरिलेटेड होती हैं, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस हाई आई बिकॉज ऑफ आर ऑफ स्टडी, उसने बहुत ज़्यादा घंटे पढ़े, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और अटेंडेंस भी ज़्यादा थी, बट इतना उसने पार्टिसिपेशन नहीं करा था। बट ये आपके आर स्क्वायर क्या आ जाएगी यहाँ पे,
इंक्रीज ही आएगी, बिकॉज क्योंकि जितने ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आर स्क्वायर को वो इंक्रीज शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी शो करेगा कि पार्टिसिपेशन करा था उसने करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इसलिए भी उसकी परफॉर्मेंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ये एमसी क्या है, थोड़ा सा आपकी हाई आर स्क्वायर गुडनेस ऑफ इट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट आ जाता है, मिसलीडिंग हाई आर स्क्वायर, आपकी जो इनसिग्निफिकेंट इंडिविजुअल के प्रिडिक्टर्स को आप क्या है रिलायबल नहीं कर पाते कि कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड कौन सा नहीं है, डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी क्या है डिफ़िकल्टी को पैदा कर देता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है सेंसिटिव टू डाटा। मीन्स अगर आपके किसी मॉडल में एमसी है, एमसी की वजह से क्या हो रहे हैं, ओलेस एस्टिमेट और स्टैंडर्ड एरर क्या हो रहे हैं, आपके वेरी कर जाएंगे। अगर कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आया आपके डाटा में, उससे क्या है आपके एस्टिमेट और स्टैंडर्ड एरर वेरी करेंगे। ठीक है, तो वेरी करने की वजह से क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन द डाटा सेट लीड टू लार्ज चेंज इन द एस्टिमेट कोफिशिएंट। अगर डाटा के पॉइंट में थोड़ा सा भी चेंज आया तो रिजल्ट में क्या है बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी की वजह से मॉडल क्या हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा और प्रिडिक्शन करने के लिए और इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज आपको क्या है, एक पेंसिल आप ट्राई कर रहे हो एक पेंसिल की टिप पे उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और पेंसिल भी आपकी फ़िलहाल क्या है परफेक्टली बैलेंस हो गई है, तो यहाँ पे क्या है बहुत टाइनी थोड़ी सी भी आपके हिंड्रेंस क्या है यहाँ पे उसको गिरा सकती है पेंसिल को। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू हाउ स्मॉल चेंज, तो वो जो थोड़ी सी हिंड्रेंस आई है तो वो ही यहाँ पे क्या है स्मॉल चेंज हो गया आपके डाटा सेट में, जो कि क्या कर सकता है लार्ज चेंज कर सकता है आपके एस्टिमेटेड कोफिशिएंट में, चाहे आपके मॉडल में एमसी है इस वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, लार्ज आपके कोफिशिएंट में लार्ज चेंज आ सकता है। हाउ इट वर्क्स इन रिग्रेशन एनालिसिस, हाई कोरिलेशन, तो हाई कोरिलेशन हो जाएगा व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटिव, एमसी प्रेजेंट है, इट लाइक हैविंग अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। पेंसिल को आपने बैलेंस करा बट क्या है हल्की सी फूक भी उसे गिरा सकती है, तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। तो ये क्या है, कांट ईजिली डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच वेरिएबल। एंड दूसरा क्या है, स्मॉल चेंज की वजह से आपका बिग इम्पैक्ट हो सकता है डाटा पॉइंट में। जस्ट लाइक स्मॉल ब्रीज कैन टॉपल द पेंसिल्स, ऐसे ही स्मॉल चेंज इन द डाटा लाइक एडिंग और रिमूविंग फ्यू डाटा पॉइंट्स कैन लार्ज स्विंग द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट। दिस इज बिकॉज द मॉडल इज ट्राइंग टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल। कोरिलेटेड वेरिएबल की वजह से जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको मॉडल क्या है बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके रिजल्ट में दिखेंगे। तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका क्या है प्रिडिक्टर्स अनरिलायबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एमसी एंड आपके इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्टी आपको दिखेगी। सो स्मॉल चेंजेस इन द डाटा सेट कैन लीड्स टू लार्ज चेंज इन द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ड्यू टू एमसी। सो दिस इंस्टेबिलिटी मेक्स द मॉडल अनरिलायबल हो जाएगा फॉर प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, मच लाइक वैसे ही जैसे कि स्मॉल ब्रिज कैन ईजिली टॉपल पेंसिल डेलिकेटली बैलेंस्ड पेंसिल। ठीक है, सो ये आपके क्या है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि आपके ख़त्म हो चुके हैं, एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस का आपके एमसी की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है आपके मॉडल पे, बट आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके सिर्फ एस्टिमेटर को डिफ़िकल्ट कर रहे हैं एस्टिमेट करने से, बट उनकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो ब्लू ही रहने वाली है, एट लास्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपको हेडिंग ये आप मेन याद रख लीजिए, एंड आपको अगर थोड़ा बहुत करना है तो ये जो लास्ट में कंक्लूजन है ना जो समरी में मैंने दिया है इसको आप लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो, वरना इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको हेड में रखना है। बिकॉज आप क्वेश्चन देखोगे तो बताने की रीज़न भी हो सकता है कि क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आए, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेनेशन से ही आपके सॉल्व होंगे, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। वरना मेरे लिए बहुत इजी होता सिर्फ हेडिंग हेडिंग बताना, हेडिंग की वजह से अब तक आपका पूरा एमसी का टॉपिक हो चुका होता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर बताने का तरीका अच्छा लगा है या फिर कंटेंट अच्छा लगा है या फिर कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड ऐसी वीडियो आपको रोज़ चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें।